हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट करी एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए जिसमें हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के सारे चैप्टर्स कवर करा रहे हैं। हमने स्टार्ट कर दिया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मीनिंग क्या होती है, क्यों आए थे, व्हाट वाज द नीड ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। आज की क्लास में मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लिबरलाइजेशन कवर करेंगे और इसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो लिबरलाइजेशन में देखिए क्या क्या कवर किया जाएगा। पहले लिबरलाइजेशन क्या था, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंजेस आए, फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरीके से लिबरलाइजेशन हुआ, फिस्कल सेक्टर में और एक्सटर्नल सेक्टर में। अब ये चारों सेक्टर में किस तरीके से लिबरलाइजेशन पॉलिसी ने इंपैक्ट किया ये हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता था कि लिबरलाइजेशन होता क्या है। भाई हमने पढ़ रखा था क्या कि अगर बात करेंगे लिबरलाइजेशन की, एक मिनट दीजिएगा, चलिए, मैंने कहा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये दो थी क्या, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये थी दो स्ट्रैटेजीज, ये दो थी स्ट्रैटेजीज जिसकी वजह से हम क्या हुआ, ग्लोबलाइज्ड हो गए। जिसकी वजह से क्या हुआ, हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ गए। तो ये दो स्ट्रैटेजीज थी जिसका आउटकम क्या निकल के आया, ऑटोमेटिकली हम ग्लोबलाइज हो गए। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या था। लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल हो जाना, अपनी इकोनॉमी की गेट खोल लेना। अब हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखे। पहले 1950 से लेके 1990 तक प्रीवियस चैप्टर में हमने कवर किया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया था और पब्लिक सेक्टर को किस तरीके से डोमिनेट किया था, मतलब डोमिनेंट रोल प्रोवाइड किया था। कि अगर आप इकोनॉमी को कंपेयर करोगे तो सारा काम कौन कर रहा था, पब्लिक सेक्टर। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन 1990 आते हुए क्या हुआ, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, मतलब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया था। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। तो लिबरलाइजेशन किया गया, मतलब वर्ल्ड बैंक ने कहा पहले तो तुम्हें लिबरलाइज होना पड़ेगा। लिबरलाइजेशन मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बैरियर्स। क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बैरियर्स। जितने भी बैरियर्स थे ट्रेड के लिए, वो सारे रिस्ट्रिक्शन, वो सारे बैरियर्स, फिर चाहे कोटा हो, लाइसेंस हो, ये सब खत्म कर दिए गए। और क्या, सीधी भाषा में डी रेगुलेशन, इसको क्या बोलते हैं, क्या, डी रेगुलेशन। हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जब हटा देते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डी रेगुलेशन का दौर था ये। अब ये डी रेगुलेशन या किस तरीके से बैरियर्स हटाए गए ये हम कवर करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक। सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखिए क्या है, 5 पॉइंट आपको दिए गए। 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला है अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। यानी कि क्या हुआ, कहने की कोशिश कर रहा है कि पहले हर एक चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस क्या होता था, रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको बिजनेस मर्ज करना है, आपको कोई क्या बोलते हैं बाहर से सामान, हर एक चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही 1991 आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले बोला गया कि अब आपको डी लाइसेंसिंग करना पड़ेगा। व्हाट इज डी लाइसेंसिंग, मतलब अब किसी भी चीज के लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना है। तो ये बोला गया अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लेकिन कुछ चीजों पे सरकार ने तब भी लगा के रखा था, सरकार ने आज भी लाइसेंस लगा रखा है। फॉर एग्जाम्पल अटोमिक एनर्जी। अटोमिक एनर्जी की अगर बात आए तो कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं आ सकता, उस पर सरकार का हक है। फार्मा का बिजनेस, फार्मास्यूटिकल, ठीक है। फिर मैंने कहा आर्म्स एंड एम्यूनिशन, उसके बाद मैंने क्या कह दिया, ये सारे बिजनेस हैं। और मैंने कहा लिकर, इसमें अगर आपको ट्रेड करना है, इन सारी चीजों में क्या है, लाइसेंस है। बाकी कहीं पर नहीं है, बाकी सब जगह डी लाइसेंसिंग हो गई। दूसरा पॉइंट देखिए क्या रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर पहले मैंने बताया कि क्या 1950 से लेके 1990 तक कितना पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट रोल था, अराउंड 246 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गई थी। लेकिन जब 1991 आया, 1990 आते आते क्या हुआ, हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। अब पब्लिक सेक्टर का रोल गिरने लग गया, प्राइवेट सेक्टर का रोल आने लग गया। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर मतलब क्या है, फ्रॉम 17 टू जस्ट 8, बाकी सारी किसके पास चली गई थी,
पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई थी। पहले 17 से कितनी रह गई, 8 रह गई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और आज की डेट में गिनी चुनी 1 ही 2 रह गई होंगी, ठीक है। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट एरियाज, प्रोडक्ट एरियाज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। भाई पहले क्या था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, कार्वी कमेटी। कब बनाई गई थी, 1955 में। अब ये भी मैंने बता रखा है, आराम से रीड करते रहिएगा, ये सब ऐसे क्वेश्चंस बन के आएंगे, ठीक है। कि कार्वी कमेटी का रोल था कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना है, और जैसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करेंगे ऑटोमेटिकली रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अब लिबरलाइजेशन आया, जब लिबरलाइजेशन आया तो सरकार ने बोला कि अब बस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो प्रोडक्ट बनाए गए थे, जो रिजर्व रखे गए थे, अब वो रिजर्वेशन खत्म कर देना है, जिसकी जो मर्जी वो प्रोड्यूस करे। फोर्थ पॉइंट आता है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। हाउ डज लिबरलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिलेटेड टू एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। भाई जब लाइसेंस हट गए, किसी भी चीज की परमिशन नहीं लेनी है, प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल के प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। यहां पर हो गया एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट कह रहा है फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। पहले जब आप कैपिटल गुड्स मंगाते थे तो आपको क्या था, ड्यूटी पे करनी होती थी, इंपोर्ट ड्यूटी। अब वो ड्यूटी मॉडरेट कर दी गई या एकदम खत्म ही कर दी गई थी, ठीक है, ताकि आप कैपिटल गुड्स बोले तो मशीनरी बाहर से लाके यहां पर हिंदुस्तान में फैक्ट्रीज लगा सकें। जब आप हिंदुस्तान में फैक्ट्री लगाओगे ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल प्रोसेस बढ़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंजेस आए, ठीक। चलो भाई वापस चलते हैं, ये हो गया। दूसरे पे चलेंगे फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं। अगर फाइनेंशियल सेक्टर की अगर बात करोगे तो सबसे पहली चीज क्या समझ में आती है कि फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन से आते हैं चीजें। सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर में आती है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग जो भैया बैंक जैसे हो गए वो सारे बैंक्स हो गए। नॉन बैंकिंग जो हमारे इन्वेस्टमेंट यूटीआई वगैरह ये सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज में आती हैं, जिनका काम आपके फंड्स को डिपॉजिट करना और विड्रॉन कराना नहीं है, बस ये आपका पैसा इन्वेस्ट करती है, एनबीएफसी जिन्हें हम कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सारे मिला दो तो ये क्या है, फॉरेन सेक्टर के फाइनेंशियल सेक्टर के प्लेयर्स होते हैं। अब क्या फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है, प्रायर टू 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने से पहले आरबीआई जो था वो एक रेगुलेटर था, ठीक है। आरबीआई ही सब कुछ देखता था, आरबीआई ही डिसाइड करता था इंटरेस्ट रेट, आरबीआई ही डिसाइड करता था कि लेवल एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए। तो पहले आरबीआई सब डिसाइड करता था। जब लिबरलाइजेशन आया तो ये चीजें चेंज हो गई। जब लिबरलाइजेशन आया तो क्या हुआ, सारी चीजें किसके पास चली गई, मार्केट फोर्सेस के पास। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। पहले ये तीनों सेक्टर क्या था, ये तीनों ही चीजें कौन रेगुलेट करता था, आरबीआई, रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। थर्ड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, लिबरलाइजेशन इंप्लाइड अ सब्सटैंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम अ रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। पहले आरबीआई रेगुलेटर था, अब वो एक फैसिलिटेटर था, जो ये फैसिलिटेट करता था कि मार्केट फोर्सेस सही से काम करें, ठीक है, उसमें कोई इंटरवीन ना करे। नेक्स्ट, नाउ मार्केट फोर्सेस डिसाइडेड द इंटरेस्ट रेट, स्ट्रक्चर एज वेल एज वॉल्यूम पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले ये सारी चीजें कौन करता था, आरबीआई। तो मेजर अगर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की बात की जाए कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या किए गए, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म ये किए गए कि आरबीआई का रोल बदल के एज अ रेगुलेटर क्या कर दिया गया, फैसिलिटेटर, जिससे सारे ही सेक्टर, फिर चाहे वो बैंक्स हो, फिर वो फॉरेन स्टॉक हो, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज हो या स्टॉक एक्सचेंज हो, इन सब में बढ़ोतरी हो गई। कैसे बढ़ोतरी हो गई भाई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एफआईआई जो थे वो भी हमारे पास आने लग गए, ठीक है। अब पहले प्राइवेट बैंक नहीं थे, सिर्फ पब्लिक बैंक थे, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट बैंक्स भी आने लग गए, ठीक है। आज की डेट में एचडीएफसी एक डोमिनेंट प्राइवेट प्लेयर है इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। क्यों है, क्योंकि तब लिबरलाइजेशन हो गया था। तीसरे सेक्टर पे आओ भाई, तीसरा क्या था, तीसरा है हमारा फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म बोले तो क्या होता है, टैक्स रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म बोले तो क्या होता है, टैक्स रिफॉर्म। लेकिन अगर समझने को आ जाए भाई, बताइए फिस्कल रिफॉर्म क्या है, तो इट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के पास रेवेन्यू कहाँ से आता है भाई, टैक्स लेते हैं तुमसे जो टैक्स लिया गया वो सरकार का रेवेन्यू है, और जो सड़कें बनाई, पानी बजाया, बिजली, ये सारी चीज़ों में तुम्हारे जो सरकार खर्चा करती है ये सब उनकी एक्सपेंडिचर है। तो जब फिस्कल पॉलिसीज की बात आती है तो बात आती है टैक्स रिफॉर्म, बेसिकली रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट।
अब टैक्सेस क्या थे? टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन सेम इंडिविजुअल पे आता है, जिस पे इंपोज किया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारी चीजें क्या है? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है एंड यूजर पे, तो जैसे क्या हो गया? जीएसटी। ठीक, ये दो तरीके के टैक्सेस होते थे। अब प्रॉब्लम क्या थी टैक्स फिस्कल पॉलिसीज में? जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो इतना कॉम्प्लेक्स था कि लोग ना टैक्स भरने की सोचते थे, ऑटोमेटिकली क्या करते थे कि भाई हमें टैक्स ना भरना है ना हमें कोई काम करना है, हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो हमारा है। अब जब टैक्स ही नहीं हुआ तो सरकार के पास जेब में पैसा कहां से जाएगा? तो एक वजह ये थी कि एक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स था। तो जब टैक्स रिफॉर्म की बात आई तो क्या किया सरकार ने? जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया ताकि हर कोई आराम से टैक्स भर सके। देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट कह रहा है प्रायर टू लिबरलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन हाईली कॉम्प्लेक्स। बहुत ही कॉम्प्लेक्स था टैक्स स्ट्रक्चर, इजीली हर कोई सोचता भी नहीं था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडरेटेड। उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, मॉडरेट कर दिया गया। दिस हैज रेज्ड अ कंप्लायंस थ्रू देयरफॉर टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। अब जब देखो, जब टैक्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स था, कोई टैक्स भरता नहीं था, कोई टैक्स फाइल नहीं करता था। जब टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या बोलते हैं मॉडरेट किया गया, रेट गिराए गए, एज वेल एज क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को इजी किया गया, तो हर आदमी ने टैक्स भरना चालू किया। धीरे धीरे गवर्नमेंट की कमाई भी बढ़ी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ा। अब आखिरी पे आते हैं। आखिरी है हमारे एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म मतलब जब आप बात करते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, एक फॉरेन एक्सचेंज और दूसरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। दो जगह रिफॉर्म आए, एक फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, दूसरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। पहले क्या था? पहले आज की डेट में तो फॉरेन एक्सचेंज की बात करो, पहले तो बात कर देंगे बाद में। आज की डेट में क्या है? मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है कि $1 का प्राइस कितना रुपए होगा। ये कौन डिसाइड करता है? डिमांड फोर्सेस, दैट इज मार्केट फोर्सेस। ठीक है, मार्केट फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन अगर अब पहले की बात करें, 1991 में मनमोहन सिंह ने एक काम किया था जिसको बोलेंगे डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को कम कर देना एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज करेंसी। मतलब डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in comparison to foreign countries currency। अब इससे क्या हुआ? सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार ने रुपए की वैल्यू को गिरा दिया। जब रुपए की वैल्यू को गिरा दिया तो रुपए सस्ता हो गया। अब सपोज को जैसे आज $1 इक्वल्स टू 80 रुपए है, अगर यही चीज हो जाए $1 इक्वल्स टू 200 रुपए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? रुपए की कीमत बहुत ज्यादा गिर जाएगी। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी सी डिवेस्टेटिंग हो जाएगी। पहले के टाइम पे उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ऑलरेडी हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखे थे, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत थी। जैसे ही रुपए की कीमत गिरी, बाहर के लिए इंडिया की मार्केट के प्रोडक्ट सस्ते हो गए, ऑटोमेटिकली यहां से फॉरेन ट्रेड बढ़ने लग गया। अब भाई डॉलर महंगा हो गया, रुपए सस्ता हो गया, तो हर डॉलर वाला आदमी आ रहा था कि भाई हिंदुस्तान से ट्रेड करो, यहां पर सामान सस्ता मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। तो भाई देखो, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी में क्या था? सिर्फ डिवैल्यूएशन हुआ था। फिर उसके बाद तो मार्केट फोर्सेस आई गई, आज की डेट में डिमांड सप्लाई फोर्सेस तय करती हैं। ठीक है, लेकिन जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात आती है, तो ट्रेड पॉलिसी बोले तो पॉलिसी रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो क्या ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस किए गए थे? लिबरलाइजेशन मतलब क्या था? रिमूवल ऑफ ऑल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बैरियर्स। तो रिमूवल ऑफ टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस, फिर वो चाहे कोटा हो, चाहे लाइसेंस हो, चाहे इंपोर्ट ड्यूटी हो, चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, ये सारी की सारी चीजें या तो कम कर दी गई थी या तो खत्म कर दी गई थी। ये था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। चलिए अब यहां तक हमारा खत्म होता है लिबरलाइजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम कवर करेंगे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू क्लास।